जैसा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 में हम सामने देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हैं। कि जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसका कोड राइट करते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखनी होती है और उनको सॉल्व करना होता है। जिसमें हमारे पास प्रोग्राम है और जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम के साथ उसका सीडो कोड है और उसके बाद हम उसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट के बाद हम देखते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को डेवलपमेंट प्रोसेस में गुजारते हैं तो कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं और फिर उन लैंग्वेजेस के कौन से प्रोसेसर हैं जो इन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, जिसका रिटर्न में कंप्यूटर कोई ना कोई आंसर या आउटपुट जनरेट करता है। और आखिर में हम देखेंगे कि कोई प्रोग्रामर जब कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है जो कि हमारे विजुअल बेसिक प्रोग्राम के साथ अटैच है, और उसके बाद इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक किस्म का एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये एक किस्म का स्किल है जिसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप कर सकते हैं। रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और इन प्रॉब्लम्स को हल करने में सम टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो बहुत मुश्किल भी होती हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती हैं जो बहुत जल्द सॉल्व हो जाती हैं और उन पे टाइम बहुत कम लगता है और वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। इन सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने का जो सा तरीका अडॉप्ट किया है वो कितना रिलायबल है और कितना कम वक्त लेता है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं और एल्गोरिदम बनाते हैं और उसका फ़्लो चार्ट डेवलप करते हैं। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट और हमारे सॉफ्टवेयर को इन तीनों प्रोसेस से गुजार कर ही एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बन पाता है या एक अच्छा प्रोग्राम लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम जैसे कि हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ दूसरी बुक्स में भी पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे वो वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे नीचे एक एग्जांपल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि जिसमें हमने कोड लिखा हुआ है जो कि सी में लिखा गया है। इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई से दो नंबर जो हैं वो किस तरह से ऐड होंगे और ऐड होने के बाद वो किस तरह से आउटपुट जनरेट करेंगे और वो सामने शो करेंगे। जब हम कोई प्रोग्राम वगैरह लिख लेते हैं तो उससे हमारे पास बहुत से जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोग्राम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके। इसी तरह किसी भी प्रोग्राम को बार बार कंप्यूटर में रन किया जा सकता है और उससे आउटपुट हासिल की जा सकती है। प्रोग्राम को हम किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बहुत जल्द रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत एफिशिएंट काम करते हैं और बहुत कम टाइम कंज्यूम करके हमें आउटपुट दे देते हैं। डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट प्रोफेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम बना लेना। एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का नाम है। एक तरीक़ाकार है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं। और एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेता है। अब एक एल्गोरिदम तभी एक अच्छा एल्गोरिदम कहला सकता है जब हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं
और हर हिस्सा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखता हो। और इसके बाद हमने जितने भी स्टेप्स उसके बनाने हैं उनकी नंबरिंग करें, 1 2 3 4, और उसमें डिफाइन करें कि सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है, उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, उसके बाद कौन सा काम हो रहा है। और जितने भी स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और वो सिंपल इंग्लिश में लिखे जाने चाहिए। मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनका एल्गोरिदम इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखा जाए। ये बेसिकली एक सीडो कोड होता है जो कि कोई भी प्रोग्रामर अपना कोड लिखने से पहले उसको सॉल्व करने के लिए लिखता है। मोस्टली जितने भी सीडो कोड होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के सिंटैक्स में लिखे जाते हैं। कोई भी जब प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले उसका लॉजिक डिज़ाइन आता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसका कोड कैसे लिखना है, हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। अब इसके बारे में हम सारी लॉजिक बना रहे होते हैं। ये लॉजिक डिपेंड कर रही होती है हमारे एल्गोरिदम के ऊपर जो हमने उसके बारे में लिखा हुआ होता है। जब वो एल्गोरिदम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है तो उसके बाद हम फिर किसी प्रोग्राम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उसका कोड लिखना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। अब हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है जो किसी भी एल्गोरिदम के सीडो कोड को डिफाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई सी भी दो वैल्यूज़ हैं जिनको सम करवाना है, और इसका एक एल्गोरिदम हमने बनाया है। एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, और उसके बीच में उसके स्टेप आ रहे हैं। हम पहले स्टेप में एक वैल्यू लेंगे, दूसरे स्टेप में हम दूसरी वैल्यू लेंगे, और तीसरे स्टेप में हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे, यानी इसका टोटल करवा देंगे, और उसके बाद इसको डिस्प्ले करवा देंगे। एल्गोरिदम बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1, कंप्लेक्सिटी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखता है तो उससे पहले वो ज़्यादा कंसंट्रेशन अपनी दे सकता है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, यानी उसकी लॉजिक बनाता है। उसके बाद वो सोचता है कि इसको किस लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखना है, यानी उस वक्त वो सिंटैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं देता, उसके ऊपर फोकस नहीं करता, वो लॉजिक के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो इससे किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी और पेचीदगी कम हो जाती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं वो अपना एक सिंटैक्स रखती हैं। सी का अपना सिंटैक्स है, C# का अपना है, जावा का अपना है। जैसे सी में आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करना होता है printf, जबकि C++ के अंदर फंक्शन इस्तेमाल होता है, काउट एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। तो दोनों का डिफरेंट सिंटैक्स है। इसी तरह हम अगर कोई एल्गोरिदम बना लेते हैं तो उससे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। किसी भी कोड को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें बस सिर्फ उसका एल्गोरिदम आना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, हम फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम कोई एल्गोरिदम बना लेते हैं और वो चल भी जाता है, उसका आउटपुट भी ठीक आ जाता है, तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है हमारा फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट जो है ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोग्राम कहाँ से एंड हो रहा है, और इसके अंदर जितने प्रोसेस हो रहे हैं, जितनी इसके अंदर इनपुट्स आ रही हैं, जितनी आउटपुट्स आ रही हैं, जितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उनका फ़्लो क्या है। ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि कोई भी प्रोग्रामर शुरू में किसी पेज के ऊपर, किसी चार्ट के ऊपर इसको डिफ़ाइन कर लेता है कि इस प्रोग्राम ने ऐसे ऐसे सॉल्व होना है और ऐसे ऐसे इसकी आउटपुट आनी है। जिस तरह एल्गोरिदम किसी रूल के तहत लिखा जाता है, इसी तरह फ़्लो चार्ट को भी किसी रूल के साथ ही बनाया जाता है, यानी इसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं, डायग्राम इस्तेमाल होती हैं, और हर डायग्राम का एक पर्टिकुलर बनाने का तरीका होता है और उसकी डेफिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं हमने ड्राइंग फ़्लो चार्ट की, जिसमें
हम देख रहे हैं कि कोई प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और जैसे वो नंबर 1 पे कह रहा है कि इसमें लॉजिकल ऑर्डर हमने डिफ़ाइन किया है कि कोई प्रोग्राम का फ़्लो किस तरफ चलेगा। ये फ़्लो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है। और इसके बाद फिर उस नीचे उसने एक सिंबल इस्तेमाल किया है जिसे हम डिसीजन कहते हैं। डिसीजन में ये होता है कि कोई इनपुट किसी पर्टिकुलर डाटे को लेके आती है और वहाँ पे कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया होता है, लेस दैन, इक्वल, ग्रेटर, नॉट ग्रेटर वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर हमने एक डिसीजन लेना होता है कि अगर तो हमारी वैल्यू जो इनपुट आ रही होती है वो क्राइटेरिया से मैच करती है तो हम ट्रू कंसीडर कर लेते हैं, अगर क्राइटेरिया से मिसमैच कर लेती है तो हम उसको फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने फ़्लो चार्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस ड्रा करते हैं जो कि हमारे उस ऑर्डर को शो कर रहा होता है जिससे प्रोग्राम फ़्लो कर रहा होता है। और कोई प्रोग्राम जैसा कि शुरू में हमने देखा था कि एल्गोरिदम भी स्टार्ट होता है एंड होता है, इसी तरह फ़्लो चार्ट भी जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद एंड होगा। और बीच में हम कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स की पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में, लाइंस में हम क्या लिख रहे हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारा फ़्लो चार्ट लेंथी हो रहा है तो उसके लिए हम बीच में कनेक्टर्स जो हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी एल्गोरिदम को एक ग्राफिकल शेप देता है जो कि किसी पेज के ऊपर हम बना लेते हैं और उसे देखने वाले को पता चल जाता है, प्रोग्रामर को, कि ये प्रोग्राम इस तरह काम कर रहा है, इसमें इतनी इनपुट्स आ रही हैं, इतनी आउटपुट्स ये जनरेट कर रहा है। इसके बाद ये जितने भी स्टेप परफॉर्म किए होते हैं किसी एल्गोरिदम में उनको ग्राफिकली शो कर रहा होता है और इससे हमारे किसी भी प्रोग्राम के फ़्लो की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और जो लॉजिक वाला एरिया होता है जहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में लॉजिक दी होती है कि इस प्रोग्राम को ऐसे हल करना है, वो शो हो रही होती है। फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं अब हमारे सामने कि हम कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स में रेक्टेंगल शेप है, पैरेललोग्राम है, डायमंड शेप है, ओवल शेप है और सर्कल शेप है। तो इसमें हमारे पास जितनी भी इनपुट्स आएंगी और जितनी भी आउटपुट्स आएंगी उन दोनों को हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं जहाँ पे कोई लॉजिक काम कर रही होती है उसको हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं। इसी तरह जहाँ पे भी हमने कोई डिसीजन वगैरह गेट करना होता है इनपुट का या आउटपुट का, वहाँ पे हम डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हम किसी भी फ़्लो चार्ट को एंड करने के लिए ओवल शेप लगा देते हैं। और इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ओवल शेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास कुछ और सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ़्लो लाइंस हैं, कनेक्टर्स हैं और फंक्शंस कॉल हैं। मोस्टली जो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जिसमें लॉजिक भी मौजूद होती है, जिसमें कुछ वेरिएबल भी मौजूद होते हैं और वो पूरा पीस ऑफ कोड कोई ना कोई परफॉर्मेंस दे रहा और कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। तो उसको हम फ़्लो चार्ट में रेक्टेंगल शेप की डबल लाइन वाज़ह करके उसको दे सकते हैं। ये एक एग्जांपल है फ़्लो चार्ट की जिसमें हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी और वो प्रोसेस हो रही हैं सम में और उसके बाद उनका प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद एंड हो रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट के नंबर इनपुट करते हैं और उसका क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इधर वो स्टूडेंट पास है कि फेल है। इसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है और उसमें इनपुट हम अपने मार्क्स रख रहे हैं और उसके बाद डायमंड शेप में हम उसका डिसीजन ले रहे हैं। अगर तो उसके इनपुट किए गए मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं या 40 हैं तो राइट साइड पे जो उसकी लाइन है वो इसको एक आउटपुट की तरफ ले जाएगी, डिस्प्ले उसमें हो जाएगा कि ये पास है। अगर इसमें हमारे डायमंड शेप के अंदर मौजूद क्राइटेरिया का डिसीजन फॉल्स हो जाता है तो वो फिर दूसरी तरफ मूव करेगा जहाँ पे फिर उसको नज़र आएगा कि ये स्टूडेंट फेल है और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। अब जो डिफरेंस बिटवीन फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम है वो ये है कि जितने भी हमारे पास फ़्लो चार्ट होते हैं वो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से कोई सिंबल वगैरह नहीं बना सकते।
और फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार नहीं बना सकते बीच में कि स्टार अच्छा लगता है चलो इसको बना लेते हैं। और फ्लो चार्ट जो होता है वो बनाते वो टाइम कंज्यूमिंग है, हमें इसकी शेप्स बनानी पड़ती हैं, वो क्लियर और नीट बनाना पड़ता है। जब फ्लो चार्ट बन जाता है तो इसको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी अगर आपने कोई नई शेप ऐड करनी है, अगर आपने कोई नई इनपुट देनी है तो उसके लिए फिर नई पैरेललोग्राम बनाई जाएगी, और अगर बीच में मौजूद जगह नहीं है तो फिर हमें अरेज करना पड़ेगा। और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि किसी पेज के ऊपर भी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उसमें हम ये डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो कंट्रास्ट में एल्गोरिदम है, ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखे जाते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आसानी से मॉडिफाई हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको लिखा जाता है। अब कोई प्रोग्राम जो डेवलप होता है उसमें जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसमें जिस तरह हम SDLC पढ़ते हैं कि उसको मुख्तलिफ फेजेस में देखा जाता है, इसी तरह किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने का एक प्रोसेस है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें प्रोग्राम अपने जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे प्रीवियस हमने एक एल्गोरिदम देखा है कि 2 नंबरों को जमा करना है, इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि हमारा काम क्या है, हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसको हम इसमें ये देखेंगे कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, इसको विजुअल बेसिक के साथ करना है, इसको C++ के साथ करना है, जावा में करना है। और फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फिर उसकी एक सिंटैक्स सेट करें, हम कोई ना कोई लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि इस लैंग्वेज में हमने इसका कोड लिखना है। ये रिक्वायरमेंट होती हैं, यूज़र भी कह सकता है कि आप इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, या हम खुद अपनी आसानी के लिए भी कोई जो अच्छी लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई कोड लिख लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा डेवलप कर लेते हैं, तो फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में ये होता है कि हम इसमें डमी डाटा ऐड करते हैं और ख़ुद से जो मौजूद डाटा होता है वो एंटर करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। उसके बाद जब हमारा ये मुकम्मल एक पूरा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है तो हम फिर इसकी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से ये मुराद है कुछ पेजेस लेके उसके ऊपर लिखना और उसको बाइंडिंग शेप दे देना। या हम MS ऑफिस के जो MS वर्ड का प्रोग्राम है, MS ऑफिस, उसमें एक डॉक फाइल बना लेते हैं जिसमें इस प्रोग्राम और इस सॉफ्टवेयर के मतलब पूरी डिटेल लिखते हैं कि हमने इसको इस तरह से डेवलप किया है और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से इसको दोबारा से डेवलप किया जा सकेगा। अब इसके बाद है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल करेंगे या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। एक इससे पहले ये हम बात समझें कि एक प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम तो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, लेकिन किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए भी हमें कुछ प्रोग्राम लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो उस प्रोग्राम को लिख रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने ये करना है कि 2 वैल्यूज़ को जमा करना है। उसके लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने देखी हैं कि 8 से 9 लाइनों का कोड लिखते हैं। लेकिन ये कोड किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे, फिर सिंबल इस्तेमाल होंगे, फिर कुछ कोड इस्तेमाल होंगे। जब ये मिल जाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखने का एक सिंटैक्स बन जाएगा, एक प्रोग्राम लैंग्वेज का पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा जो कि फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और जब ये डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स सिंबल्स मिल जाते हैं तो ये 2 तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेज को बनाते हैं। एक लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक लैंग्वेज बन जाती है लो लेवल लैंग्वेज। अब देखना है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के नज़दीक काम कर रही होती है और ह्यूमन की लैंग्वेज से ये दूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी
हार्डवेयर हैं, इनकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है जिसमें ये काम करते हैं, जिससे ये इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं, डाटे को एक पार्ट से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड करते हैं, वो है 01। जैसे कि एक सिंपल मशीन लगा लें, जैसे किसी भी रूम में इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो सिंपल एक स्विच के साथ काम करता है जिसकी लैंग्वेज 0 और 1 सेट की होती है। ये हार्डवेयर की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। और इसका इंसानों की लैंग्वेज, जो इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, उनके साथ कोई तल्लक नहीं होता, यानी उनसे दूर होती है। जैसे कोई भी इंसान जब भी कोई लेन देन की बात करता है, ये कभी भी किसी का हाल ऐसे नहीं पूछेगा 0111011000, वो तो यही पूछेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में ऐड की जाती हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के नियर होती हैं, इसलिए उनको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की हैं। एक पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज जो कि प्योर कंप्यूटर के हार्डवेयर की लैंग्वेज है और 0101 के ऊपर मुश्तमिल होती है, और दूसरी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी अपग्रेड होती है। इसमें न्यूमोनिक्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका इंग्लिश लाइक वर्ड्स जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए आप सब लिख सकते हैं, एडिशन के लिए ऐड लिख सकते हैं, कुछ सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और 0101 भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज हो, यानी जो इंसान लैंग्वेज बोलते हैं वैसी ही लैंग्वेज कंप्यूटर के कोड्स बनाने में, कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शन लिखने में, हदायत लिखने में, सेट ऑफ कोड्स लिखने में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे प्रिंट, जैसे इंक्लूड का वर्ड है, जैसे फंक्शंस हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, ये वो वर्ड्स हैं जो हम इससे हट के भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड से मिला के, ऐसे सिंबल से मिला के हम इस लैंग्वेज को तरतीब देते हैं। ये कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के लिए तो इजी अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। अब जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, इनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कह सकते हैं। इन लैंग्वेजेस में प्री डिफाइंड ही हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रख देते हैं जो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्ट्रान है, और इसके बाद बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, सी लैंग्वेज है। ये सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, ये जनरेशन 4 लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें ये ज़रूरत नहीं होती कि ये कैसे हो रहा है, बस हमने लिखना होता है कि ऐसा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेटाबेस में जब कोई भी पर्टिकुलर कोड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेबल सामने नज़र आ रहा है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का नेम बताया जाए, ये ऐसे स्टूडेंट बताए जाए जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं और वो क्लास 4 के हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास 4 के तो ये चारों स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं और इनके मार्क्स भी जो हैं वो 70 से ऊपर हैं। तो अब हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट विद क्लास 4 एंड मार्क्स 70। अब इस एक लाइन के पीछे ये मार्क्स कैसे उठाएगा, ये क्लास कैसे उठाएगा, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज का काम है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर लैंग्वेज है वो ये नहीं देखती कि ये कैसे हो रहा है, उसने बस ये करना होता है कि ये कैसे हो गया है और उसकी आउटपुट हमें दे देगी। एसक्यूएल, एसक्यूएल जो है हमारे पास है, ये एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है और ये बहुत पॉपुलर है डेटाबेस में। और इसी से मिलती जुलती एक और लैंग्वेज जिसे हम रिपोर्ट जनरेटिंग प्रोग्राम लैंग्वेज कहते हैं, आरपीजी। अब डिफरेंस क्या है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में? प्रोसीजरल लैंग्वेज हमें ये बताती हैं कि आपने इस पूरे काम को कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर दो वैल्यूज़ को
ऐड करवाना है तो उसके लिए आपको बाकायदा पूरा कोड लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको जाके उसकी आउटपुट मिलेगी। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होगा। आप बस कोड लिखेंगे, एसक्यूएल में लिख लें सिंपल टू वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। और इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं ये डिफ़िकल्ट होती हैं। इनका हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है। सी का अपना है, विजुअल बेसिक का अपना है, जावा का अपना है, सी शार्प का अपना है। जबकि जो हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है ये सिंपल लाइक वर्ड्स, जैसे आपने एसक्यूएल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, सिलेक्ट है, डिलीट है, वेयर है, फ्रॉम है, इन वर्ड से हम बहुत सा काम ले सकते हैं। और जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं ये इजीली डीबग हो जाती हैं, जो कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं ये डिफ़िकल्ट डीबग हैं। इनके लिए हमें पूरे पूरे ट्रांसलेटर बनाने पड़ते हैं और उनका पूरा सिंटैक्स उनके पीछे रखना पड़ता है। और जो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं इनमें हम लेंथी कोड लिखने पड़ते हैं। और जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें इंस्ट्रक्शन कम लिखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा ये फाइल ओरिएंटेड होती हैं। फाइल ओरिएंटेड से मुराद ये है कि हमने हर काम के लिए इसकी एक अलग फ़ाइल मेंटेन करनी होती है। जबकि हमारे पास जो नॉन प्रोसीजरल होती हैं इनमें हम एक ही पर्टिकुलर जगह में सारा डाटा रख देते हैं और वहाँ से डाटा उठाते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जो कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में रह के ही काम करती हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। एक कंसेप्ट आमतौर पे दिया जाता है ऊप का। ऊप में हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी टास्क के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी लैंग्वेज के थ्रू ही किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट है मैन, ह्यूमन में आदमी आ जाता है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो बात करता है, ह्यूमन दौड़ता है, खाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और ऑब्जेक्ट है जिसको आप कह सकते हैं लाइन। लाइन भी क्या करता है, वॉक करता है, लाइन भी खाता है और रोर करता है यानी वो बोलता है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम चल रही हैं। फिर इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कार है। अब कार की स्पीड है, कार के व्हील है, कार का कलर है। इसी तरह एक और मिलता जुलता ऑब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं बस। बस के भी व्हील है, बस की भी स्पीड है और बस का भी कलर है। अब ये जब हम एक ऑब्जेक्ट कंप्यूटर के लैंग्वेज के थ्रू बना लेते हैं और फिर उससे मिलते जुलते जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनकी जितनी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लैंग्वेजेस को डील करेगी लेस ऑफ नंबर ऑफ कोड्स में। और इसके साथ एक और कंसेप्ट आ जाता है हमारा क्लासेस का, कि हम इनको दो मुख्तलिफ बड़ी क्लासेस में रख देते हैं और फिर उनसे ड्राइव करके लेस नंबर ऑफ कोड में हम अपना मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट का पीस ऑफ कोड है उसके काम को हम सर अंजाम दे सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसमें C++ शामिल है और जावा शामिल है। अब वो दोबारा एक चार्ट आ गया जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसे हम नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह सकते हैं। ये आजकल जितनी भी 5 जनरेशन की लैंग्वेज जो आजकल लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही हैं इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मसलन हमारे पास आजकल एक लैंग्वेज चल रही है जिसे हम कहते हैं पाइथन, और रूबी है, मैटलैब है और एडवांस एसक्यूएल आजकल चल रहा है। ये सारे 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। यानी इनमें हम बहुत ज़्यादा बिल्ट इन कोड्स ऑलरेडी रख दिए हुए हैं जो प्रीवियस जितनी भी जनरेशन थी उन सबको इसके अंदर जम कर दिया गया। फॉर एग्जांपल पहली जनरेशन हमारी कहलाती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी हमारी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। 3rd जनरेशन में हमारे पास ये सी वगैरह आ जाती है और 4th जनरेशन में हमारी जावा और C++, C# आ जाती है और 5th जनरेशन में हमारे पास यहाँ पे जैसे पाइथन है, पर्ल है,
मैटलैब है, ये लैंग्वेजेज आ जाती हैं। अब जब हम कोई भी कोड्स लिख रहे होते हैं तो ये दो तरह के कोड्स होते हैं। एक को हम सोर्स कोड कहते हैं, एक को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जो कि कोई भी प्रोग्रामर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी आईडीई के ऊपर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसको लिखता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक होता है, और इसको कोई दूसरा बंदा जो प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से भी नहीं जानता वो इसको पढ़ सकता है, इसको देख सकता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। लेकिन जितने भी सोर्स कोड हैं उनको कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट क्या कोड क्या होता है, जो कि एक सोर्स कोड से कन्वर्ट हुआ होता है मशीन कोड में। किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। आमतौर पे इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। ये आमतौर पे 3 किस्म के हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामर इनको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक कंपाइलर है, और उसके बाद इंटरप्रेटर है, और असम्बलर है। जो हमारे पास कंपाइलर है, ये जितना भी पीस ऑफ कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसको एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर उस पर्टिकुलर कंपाइलर के सिंटैक्स में कहीं भी कोई एरर वगैरह नहीं आता, कोई गलती वगैरह नहीं आती, तो एज ए होल इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके इसकी आउटपुट जनरेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो पूरे पीस ऑफ कोड को एक ही दफ़ा ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। उसको पहले देखता है, उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता तो साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, और अगर कहीं कोई एरर आ जाता है तो वहाँ पे स्टॉप कर देता है, फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करता। यानी किसी भी पीस ऑफ कोड की सारी आउटपुट शो नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और ट्रांसलेटर है जिसको हम असम्बलर कहते हैं। जो असम्बलर है वो पर्टिकुलर जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं जिसमें कुछ न्यूमोनिक्स इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनको ही कन्वर्ट करके मशीन कोड बनाता है जो बाद में प्रोसेस कर दिया जाता है। यहाँ पे अब हम कंसेप्ट सेट देखेंगे कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने लेंथी पीस ऑफ कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स वगैरह में डिवाइड कर देते हैं, या उसके छोटे छोटे सब प्रोग्राम बना देते हैं, और फिर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद पीस ऑफ कोड होता है हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, या उनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिनमें हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, और आइटरेटिव रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर से तो ये होगा कि हमने जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है अगर उसकी 100 लाइनें हैं तो जैसे जैसे हमने लिखी हैं वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी, और उसमें कोई लाइन स्किप नहीं होगी। और सिलेक्टिव स्ट्रक्चर में ये होगा कि कुछ लाइन ऑफ कोड जो हैं, लाइन ऑफ जो स्टेटमेंट हैं वो स्किप हो जाएंगी, कुछ चल पड़ेंगी। और आइटरेटिव में ये होगा कि कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड की लाइन जो है वो बार बार रिपीट होगी और आउटपुट जनरेट करेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लासेस डिफाइन करते हैं, और उस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल इससे पहले भी डिफ़ाइन की है। इसमें एक एग्जांपल है, अ पर्सन कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट हैज़ some properties or characteristics that describe what it is. Some properties of person object can be as follow: name, age, and height. The person object also has some function that describe what it is. Some function or person object can be as follow: walk, talk, eat. यानी हम ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेंगे, उसको शुरू में कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे, और उस प्रॉपर्टी से मिलते जुलते जितने भी फिर नए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे उनको यहीं से हम कॉल करवा सकते हैं, यहीं से उनकी प्रॉपर्टी अलाट करके नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग से पहले एक टॉपिक था आपका इवेंट ड्रिवन का।
इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, वो यहाँ पे स्लाइड हमारी मिस हुई है, चलो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग से पहले हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमारे पास ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम किसी भी हार्डवेयर के इवेंट के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस के दो इवेंट हैं, कीबोर्ड के दो इवेंट हैं, की अप की डाउन। जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो रन करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब विंडो की सीडी बूट होने के लिए सीडी रोम ड्राइव के अंदर इंसर्ट करते हैं तो एक मैसेज आ जाता है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी रोम। तो उस वक्त वो वेट कर रहा होता है कि आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें तो तब ये फर्दर प्रोसेस करेगा। तो हमने उस वक्त की का एक इवेंट ड्राइव करना होता है जिससे वो चल पड़ता है। इसी तरह हम माउस का लेफ़्ट और राइट क्लिक से मुख्तलिफ इवेंट परफॉर्म करते हैं। यानी अगर हमने किसी आइकन को क्लिक करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है, तो हम लेफ़्ट या राइट क्लिक करते हैं तो तब वो सिलेक्ट होता है। फिर इसी तरह हमने कोई पर्टिकुलर एरिया को जब ड्रैग करना होता है तो फिर भी हम माउस का कोई बटन क्लिक करते हैं और उसको ड्राइव करते हैं। इसी तरह कुछ चेक बॉक्स बने होते हैं कि वो चेक बॉक्स तब काम करता है जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके ऊपर वो टिक सा निशान लग जाता है या उसके अंदर कोई ग्रीन कलर का डॉट बन जाता है। तो मुख्तलिफ इवेंट के बिहाइंड जो हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग करते हैं उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोग्रामिंग है जिसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग में ये फ़र्क होता है कि हमें बहुत से विजुअल स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बटन से मुराद किसी फॉर्म के ऊपर लगा हुआ बटन, तो हमें कोई पॉपअप मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। या इसी तरह हमें कोई मैसेज शो हो जाता है कि आप इसका अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आप इसको नहीं कर सकते। या आप किसी ड्राइव में कोई डाटा सेव करना चाहते हैं और उसमें इनसफिशेंट स्पेस होने की वजह से हमें मैसेज सामने नज़र आ जाता है कि अब आप इसमें मज़ीद डाटा एंटर नहीं कर सकते, देयर इज़ नॉट सफिशेंट मेमोरी। तो ये वो वाली चीज़ें विजुअल फैक्ट होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग हमने नहीं की होती लेकिन वो हमें नज़र आ रही होती है, बिकॉज इसके बिहाइंड ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। इसको हम विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास यूज़र इंटरफेस हैं जो मोस्टली विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर ही काम करते हैं। जितना भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ सिलेक्शन चीज़ें होती हैं। इनको हम प्रोग्रामिंग की मदद से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और बैक एंड के ऊपर हमने इनका कोड देखा हुआ तो तब ये नज़र आते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब से आया है तब से कंप्यूटर के यूज़र बड़े हैं, एक बात। दूसरा ये इसमें ऐसे यूज़र जो इतनी कंप्यूटर की समझ बूझ नहीं रखते वो भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होने की वजह से कंप्यूटर को चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी ये जो एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह हैं या इसके अलावा विंडोज़ के जो डेस्कटॉप हैं इनके ऊपर कंप्यूटर को चला रहे होते हैं। उनको इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी आ रही होती, उनको स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते अगर आप उनसे पूछेंगे, लेकिन वो माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर सॉन्ग्स या मूवीज़ वगैरह को रन कर लेते हैं। इसी तरह वो यूट्यूब के आइकन के ऊपर क्लिक करके और वहाँ से कोई ग्राफिक्स वगैरह देख के वहाँ से उसको रन कर लेते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम विजुअल बेसिक के पूरे इंटरफेस के मतलब और IDE के मतलब पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकल वर्क को देखेंगे। शुक्रिया।